आजकल जो सियासत है सारी की सारी वो तोशाखाना के केस के गिर्द घूम रही है। इसी के ऊपर आज हम बात करने जाएंगे और पहला सवाल भी आज का हमारे इसी पे है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला जारी कर दिया है और जो तफसीलात आई हैं इसमें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने जो सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन ने उनसे कि तहाइफ कहाँ बेचे, कैसे बेचे और फिर वो जो प्रोसीड्स थी उनकी रकम से मुतल्लिक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और तफसीलात नहीं बताई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, इसका एक सियासी पहलू भी है और वो इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जानिबदारी का। तकिया किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कि वो इमरान खान की नाअहली के फैसले को ओवरटर्न कर देंगे। लेकिन आज जब दरख्वास्त जमा करवाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अभी मुस्तरद कर दी, ये कहकर कि इलेक्शन कमीशन का क्योंकि सुबह फैसला नहीं आया हुआ था, लेकिन 3 रोज़ बाद वो दोबारा इसको टेकअप करेंगे तफसीली फैसला आने के बाद और फिर इसके ऊपर बात होगी। ये रिमार्क ज़रूर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो नाअहली है इमरान खान साहब की वो सिर्फ जो मौजूदा नशिस्त यानी मियाँ वाली जो उनकी नशिस्त है उसके ऊपर है और वो दोबारा इलेक्शंस में हिस्सा भी ले सकते हैं। लेकिन PTI और इमरान खान साहब बैंक कर रहे थे कि उनकी नाअहली रिटर्न किया जाएगा। अब इस सारे मामले के ऊपर ऊंट किस करवट बैठेगा? इमरान खान साहब की नाअहली को कल अदम करार दिया जाता है या नहीं, ये एक तरफ, लेकिन जो मेरिट्स हैं फैसले के, जो तफसीलात खान साहब ने नहीं पेश की इलेक्शन कमीशन को, उस मामले के ऊपर क्या मजीद कार्रवाई आगे चल सकती है और क्या इम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं या नहीं, ये ज़रा पूछेंगे अपने तज्जियाकारों से, कानूनी पहलू भी और ऑफ कोर्स सियासी भी। तो सवाल कुछ यूँ कि क्या तोशाखाना केस इमरान खान के लिए मुस्तकबिल में मसला बन सकता है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। रीमा, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स हम बात तो कर ही रहे हैं इस फैसले के ऊपर, नाअहली के ऊपर, लेकिन बहुत सी तफसीलात हैं जो खान साहब ने नहीं बताई इलेक्शन कमीशन को, इसके ऊपर आगे कार्रवाई हो सकती है। क्या आप समझती हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले में खान साहब को कल नाअहली के ऊपर रिलीफ मिल भी जाए तो आगे खान साहब के लिए मुश्किल हो सकती है या नहीं? जी लीना, मुश्किल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, करप्ट प्रैक्टिसेस के कुछ सबूत सामने आए हैं, इस पे ट्रायल होगा और उसके बाद उन्हें सजा भी हो सकती है और मजीद डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो ये तो एक पहलू है इस केस का जो मेरिट्स हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, हमारे यहाँ इदारों का अक्सर ये रहता है रवैया कि वो जो उनके इख्तियारात हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन है, उससे तजावुज करते हैं और मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ने भी यही किया है। उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि वो 63(1)(p और इलेक्शन एक्ट के तहत इमरान खान साहब को सीट या डिस्क्वालीफाई कर सके। मुझे नहीं समझ आई, उनका फैसला पढ़ के भी मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि उन्होंने ये जुरिस्डिक्शन किस तरह अस्यूम की। तो इस हद तक तो मैं देख रही हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को जो है वो ओवरटर्न कर सकती है। लेकिन एक और चीज से मैं बात करना चाहती हूँ, वो ये, बहुत से लोग फॉल्स इक्विवेलेंसेस बना रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नवाज शरीफ साहब को भी कर दिया गया, अब इमरान खान साहब को भी कर दिया गया, सब एक बराबर हैं। मेरी नजर में ये दुरुस्त नहीं है। इमरान खान साहब को सीट किया गया है, वो वैसे भी असेंबली में नहीं जा रहे थे, अब वो सीट हो गए हैं, वो फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे आइन में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके कई ग्रेड्स हैं। सबसे ऊपर आता है लाइफ टाइम के लिए आपको डिस्क्वालीफाई करना, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। दूसरा होता है कि आपको इस तरह की मॉरल सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, इस पे अदालतें आपको डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। ये 2 बहुत बड़े मसाइल हैं जो इमरान खान साहब के साथ अभी तक पेश नहीं आए। तीसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डिस्क्वालीफाई कर देती है, उस पर कोई अपील भी नहीं हो सकती। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ और नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, दोनों तब प्राइम मिनिस्टर्स थे। इमरान खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, उनके पास एटलीस्ट 2 फोरम्स मौजूद हैं अपील के लिए। कोई नाइंसाफी हुई है, कुछ गलत फैसला हुआ है, वो अपील कर सकते हैं।
तो वही हम देख रहे हैं। ये सबका बुनियादी हक है कि वो एक एडवर्स फैसला उसकी अपील कर सकें। तो ये इक्वेट करना कि अब इमरान खान साहब भी उसी तरह ट्रीट हो रहे हैं जैसे बाकी सब हुए थे, मेरा ख्याल है ये गलत है। अभी भी हमें लाडलापन जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है रीमा, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, ये तो थोड़ा सा इसका सियासी पहलू भी हो गया, लेकिन कानूनी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज भी किया है दीगर फौजदारी मुकदमे के तहत, और फिर ऑफ कोर्स क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं तो उसके ऊपर भी आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या वो खान साहब के गले की हड्डी बन सकती है अगर जैसे आपने कहा कि जुरिस्डिक्शन के मामले के ऊपर कलअदम करार दे भी देती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला? अलीना, एक और सवाल इस केस में है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या 120 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी भी वजाहत करे, क्योंकि इसमें 2 ओपिनियंस पाए जाते हैं। और मेरा ख्याल है अगर टाइम लिमिट एक इशू है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको हमें क्लैरिफाई कर देगा। अगर टाइम लिमिट इशू नहीं है तो ये मुकदमा चल सकता है एक अदालत के सामने या ट्राइब्यूनल के सामने, और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ये फैसला करता है कि वो गिल्टी है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ मिस डिक्लेरेशन का भी मामला है तो क्या इस पे भी कोई अदालत जा सकता है ये कह के कि उन्होंने क्योंकि मिस डिक्लेरेशन की इसलिए वो सादिक अमीन नहीं रहते? क्या ये भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी? ये भी देखते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इनके हक में नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है और लीडर्स के खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चली है, तो क्या इमरान खान साहब के लिए भी चलेंगी? ये भी सामने बात आती है। फिर और बहुत से सवालात हैं। आप इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, रूलिंग है, वो पढ़ें, उसमें और बहुत सवालात आते हैं कि पैसे कहाँ से आए। ये जो इमरान खान साहब का रिकॉर्ड है ये क्लीन नहीं है। तो अब जो बाकी इस वक्त हुकूमत में पार्टीज हैं, अगर वो इसको आगे लेके जाना चाहें, उनके पास बहुत सी ऑप्शंस खुली हैं। बहुत सी ऑप्शंस खुली हैं। सलीम साफ़ी साहब, अभी रीमा ने भी ये पॉइंट उठाया और बहुत ये कहा भी जा रहा है खान साहब की तरफ से भी कि ये न सिर्फ एक कानूनी फैसला है, इसमें एक इबाम पाए जाते हैं, बल्कि इसका एक सियासी पहलू है जो आपको देखना पड़ेगा। उसको टेक्निकल नॉकआउट कह रहे हैं, लेकिन ये भी फिर राय देते हैं कि खान साहब पे बड़ा हौला हाथ रखा गया टेक्निकल नॉकआउट के हवाले से भी। आप क्या समझते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं, और क्या ये खान साहब के गले की हड्डी बन सकता है आने वाले दिनों में? लीना, अपने जुरिस्डिक्शन को जस्टिफाई करने के लिए अपने इस फैसले में अगरचे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2-3 फैसलों का, जिसमें एक इमरान खान वर्सेस मियां नवाज शरीफ भी है, उनका हवाला दिया है या उनका सहारा लिया है। लेकिन जाहिर है कि मैं कानून को नहीं जानता और उस हवाले से रीमा की राय मुझसे ज़्यादा मोतबर है। तो अगर इस मामले पे इसको रिवर्स भी किया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, तो आगे जाके न सिर्फ ये कि वो इस केस में कन्विक्ट हो सकते हैं, बल्कि इससे बच नहीं सकते। और ये इस तरह ओपन केस है अपनी जगह पे, अगर मुनासिब और मौजू फोरम पे चला जाए, जिस तरह के पार्टी फंडिंग केस का था। क्योंकि आप देखिए कि जो ये न शहबाज शरीफ ने इनिशिएट किया है, न इलेक्शन कमीशन ने इनिशिएट किया है, बल्कि ये एक रिपोर्टर राना इब्रार ने 2020 में इसकी तफसीलात मांगी थी, और आपने दूसरे लोगों के साथ या मेरे साथ उनका इंटरव्यू मुलाहिजा किया होगा कि उनको हुकूमत न सिर्फ ये कि तफसीलात नहीं दे रही थी इमरान खान का, बल्कि उसकी बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ बेतहाशा इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई। दूसरी बात, जो कानून है उसमें भी ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो वो रिटेन करने की है। यानी वज़ीर आज़म अगर चाहे तो वो अपने पास रख सकता है, ना कि वो आगे जाके बेच सकता है। फिर जो राना इब्रार की तहकीक है और जो वो ऑन रिकॉर्ड ला चुके हैं, तो उसकी रूह से ये तोशाखाना से ये चीज़ें लेने के लिए पेमेंट भी इमरान खान साहब के अकाउंट से नहीं हुई है, बल्कि जिन पार्टियों ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं तो पेमेंट उनके अकाउंट से सरकार के ख़जाने में हुई है, और फिर इमरान खान साहब के अकाउंट में वो पैसे आए हैं।
तो वो गैर अखलाकी, गैर सफारती होना, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हर हवाले से इमरान खान साहब फंसते थे। इसलिए उन्होंने आखिरी वक्त तक पूरी कोशिश की कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया जाए, ये सामने, इसलिए रिपोर्टर पे धमकियां भी उनको दी लेकिन गई। सर इसको जरा ये देखिए ना कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट परसों कह देती है कि जी इलेक्शन कमीशन की ये दायरा इख्तियार नहीं बनता था, नाअहली वो नहीं कर सकते थे, तो वो ओवरटर्न कर देती है, इमरान खान साहब अब नाअहल नहीं रहे, इसका क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई को फिर सियासी फायदा होगा? वो तो इसको और जान से ताकत से इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो तो देखिए जिस तरह उनको नुकसान हुआ है इस वर्डिक्ट से, इसी तरह उनसे को सियासी फायदा होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस भी अदालत में ये तोशाखाना का मामला जाएगा, तो अभी तक तो जो हकायक सामने आए हैं उसकी रूह से इमरान खान साहब उससे बच नहीं सकते। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बेहतर होगा कि अगर मेरी राय ज़ाती हो, क्योंकि जिसकी तरफ रीमा ने इशारा किया कि पहले प्राइम मिनिस्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उनके पास अपील का हक नहीं रहने दिया गया था, और इनके पास अपील का हक भी है। वो ताहयात और एक 5 साल के लिए या 10 साल के लिए थे, और यहाँ पे वो पहले से उस असेंबली से डिस्क्वालीफाई किए गए हैं जिसमें वो ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट है? आसान अल्फाज में कह देना। मैंने फर्ज किया कि मैं कानून का माहिर नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं सर, मैं कानूनी तौर पे आपसे पूछ भी नहीं रही, मैं तो आपसे जो सियासी मामला चल रहे हैं इसके ऊपर पूछ रही हूँ। इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये कुछ सियासी फैसला है जिसको कानूनी लिबादा पहनाया जा रहा है। सियासी मामला की आप बात करती हैं तो उस पर मेरी राय ये है कि देखिए, नवाज शरीफ का भी टेक्निकल नॉकआउट हुआ था और यूसुफ रजा गिलानी का भी टेक्निकल नॉकआउट हुआ था, तो वो तो फिर सब टेक्निकल नॉकआउट में हैं। और फिर उसके लिए ज़रूरी है कि ये लोग आपस में, जिस तरह इनकी एक नशिस्त हुई है, अब देखिए आज से 6-7 महीने पहले जो डिमांड्स वो सर ये है कि नहीं है? जी ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये टेक्निकल नॉकआउट है या नहीं है? आप नहीं समझते? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि नॉकआउट एक तो देखे कि वो नॉकआउट ऐसा था कि उनमें उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और दूसरा इसमें अपील का हक भी है, और उसपे हो सकता वो कह रहे हैं ना टेक्निकल धमकी भी कह रहे हैं, बड़ी साजिशी थेरीज इधर उधर फिर रही है। शाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं पूछ रही थी सलीम साफी साहब से, बड़ी अफवाहें, बड़ी कयास आ रही हैं जो गर्दिश कर रही हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ भी है जो इसके ऊपर वो रखे हुए हैं। क्या आपको लगता है ये, चले मैं नॉकआउट नहीं कहती, लेकिन कोई टेक्निकल थोड़ी सी तंबीह है उनको? जी मैडम शेख, ये एक मुकम्मल टेक्निकल नॉकआउट है, एक मुकम्मल सियासी इंतकाम का भी एक इसमें पहलू है। बात यह है मैडम शेख कि इस क्वेश्चन को आंसर को शुरू करने से पहले कि मेरे लिए सबसे बड़ा ये था कि इमरान खान साहब ने ये जो इस केस का असूली, मंतकी और इखलाकी पहलू कि आपने तोहफे लेने के ख़िलाफ़ थे, आपने तोहफे क्यों लिए? आप तोहफे लेकर छुपाने के ख़िलाफ़ थे। रियासत मदीना के दाई थे जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी चादर का हिसाब देते थे, तो आपने तोहफे छुपाए क्यों? और फिर तोहफे लेकर बेचे क्यों? ये इखलाकी गिरावट क्यों? लेकिन जब मैडम शेख मैं केस पे आता हूँ तो टेक्निकल नॉकआउट भी है, सियासी इंतकाम भी। आप देखें वो इमरान खान को 6 महीनों में दहशतगर्द बना दिया गया, इसके ख़िलाफ़ 30 मुकदमे, केस, FIR'ें कर दी गई, इनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ, वो और कहा जा रहा है वो अभी भी लाडला है। हाँ, वो लाडला है, अभी भी लाडला है, मगर वो आवाम का लाडला है। यही हज़म नहीं हो रहा कि जो पुराने लाडले थे वो आज उनको हज़म नहीं कर पा रहे कि ये आवाम का लाडला क्यों हो गया है। और मैडम शेख जो कल तक रोया करते थे कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया किरदार कुशी हो रही है, कितना मीडिया ट्रायल हुआ सिर्फ इस तोशाखाना केस में? नाहली ब्रेकिंग न्यूज़ चली, एक मेंबर के दस्तखतों के बगैर फैसला आ गया,
और एवनफील्ड चोर, सरे महल चोर, टीटी चोर और न जाने कौन कौन चोर पक्के मुंह बनाकर बैठे होते हैं कि ये सर्टिफाइड चोर है। फैसला अदालत में है, फैसला उसने करना है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? इसलिए लगता है एक नुक्ता ये भी है कि इलेक्शन कमीशन अदालत का दर्जा नहीं रखता, नंबर 1। नंबर 2, फैसला बहुत कमज़ोर है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं जिनका कहना है कि फैसला कमज़ोर है, उड़ जाएगा। नंबर 3, वो ताहयात नाअहली से बच गए हैं, और अगर ये फैसला रहे भी तो मौजूदा असम्बली पर असरअंदाज होगा, जिसे वो पहले ही छोड़ चुके हैं। ये 2023 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये कुरम एजेंसी वाला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और वो 6 सीटें जिन पर इलेक्शन उन्होंने जीता है वो भी रख सकते हैं। और फैसले में इतना कुछ है, आखिरी बात मैडम शेख, के फैसले में इतना कुछ है कि ये मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको ये फैसला उल्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब ये फैसला उड़ जाएगा तो मैं इन सारे जो मुबैना चोरों से पूछूंगा कि एक और मुबैना चोर का थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इतनी लंबी लंबी हाँकने की बजाय थोड़ा सा मसला बताऊं कि आप जो कह रहे हैं ना फैसले में बड़ा कुछ है, जैसे अभी रीमा से भी हमने पूछा, क्योंकि मैं कानूनी नुकात के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर रही, सियासी पहलू इसका ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन इस मसला ये भी है कि जो तफसीलात बताई उसमें खान साहब सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब नाअहली वाला मसला अलग अपनी जगह, कि नाअहली ओवरटर्न होगी या नहीं होगी, वो उसका दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता, लेकिन छुपाया तो खान साहब ने है, ये तो फैसले में है कि तफसीलात नहीं बता पाए वो पूरी की पूरी। तो इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह सकता है कि भाई आपने नहीं सेटिस्फाई किया। पहले तो मेरा जवाब नहीं में लिखे ना, आप किस तरह से देखते हैं? पहले ठीक है, लिख दिया सर। नहीं मैडम शेख, इसका एक जुमला मैडम शेख, एक जुमला सुनते जाइएगा कि ये अभी हाई कोर्ट में है ना, जल्दी एक बयानिया है कि इस इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ है, और फैसला हमारे खिलाफ आया है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगर कुछ छुपाया होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर कुछ नहीं छुपाया होगा, वो जैसे कहते हैं रसीदें दी हैं जो देनी चाहिए, तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन बात बेसिकली ये है कि अगर ये फैसला रहता भी है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि ये जो 2023 का इलेक्शन वो लड़ेंगे, अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं, 6 सीटें रख सकते हैं। आपने कहा तो कि मोहर तो लग गई एक सुप्रीम कोर्ट के नाअहल जो कि उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये मोहर तो लग गई हफ्ते को, आपने खुद मैडम कहा। शेख आप फिर आप पहले से बल्कि कहते चले आ रहे हैं, गलत कर रही हैं, गलत कोट कर रही हैं मैडम शेख, आपको आप गलत कोट कर रही हैं मैडम शेख। उस दिन हमारा सवाल था कि उनके सादक और अमीन होने के इमेज को क्या ठेस पहुंची? यस पहुंची। एक है इसका कानूनी पहलू, जो एक मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ही ले लें, हाँ, और एक पॉइंट ही ले लें कानूनी, हाँ, तो अगर इलेक्शन कमीशन अदालत का दर्जा नहीं रखती तो वो अदालती फैसला कैसे कर सकती है? अगर ये नाअहली होती भी है, सियासी आज आप बात कर रही हैं, तो न्यायालय क्या होगी? 2023 के इलेक्शन लड़ लेंगे। साहब के पास लेके जाती हूँ। सुहेल वड़ायत साहब, ठीक है, सुहेल वड़ायत साहब, भट्टी साहब समझते हैं कि ठीक है, उनके इस दावे को तो जरूर ठेस पहुंची है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सर, क्या आपको लगता है ये खान साहब का जो पूरा सियासी बयानिया है वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है? खान साहब के लिए मुश्किलात सियासी मैदान में भी खड़ी कर सकती है? आज मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि इमरान खान के सियासी गुब्बारे से हवा निकल गई, वो फिर लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो किस मुंह से ऐलान करेंगे? डेफिनेटली मैं भट्टी साहब से इत्तेफाक करता हूं कि सादिक और अमीन तो जो उनका दावा था उसके बारे में तो उसको ज़ख्म पहुंची है, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं असल में ये जो 62 और 63 के जो आर्टिकल्स हैं, मैं इनके अंदर जो नाअहली है सियासतदानों की, मैं इसके ही खिलाफ हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म को निकालने या वज़ीर आज़म को नाअहल करने या वज़ीर आज़म की जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनको डी-सीट करने का ये जो तरीका है, ये बिल्कुल गलत है, और ये आइन की रूह के खिलाफ है, ये मैंडेट की रूह के खिलाफ है, ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। लेकिन सर, ये दिलचस्प नुक्ता आपने उठाया है, बहुत से ममालिक में, और कहीं तो पूरा का पूरा आइन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे बरतानिया को ले लीजिए, वहां तो पूरी की पूरी सियासत खड़ी आपकी मोरालिटी पे होती है, आपकी इखलाकियात पे होती है। अगर सियासतदान सच्चा नहीं है अपने वोटर सपोर्टर के साथ,
तो क्या हाँ अगर देखें जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर को भेजने के तरीके लिखे हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस है, इस्तीफा है, फलाना है, उसको भेजने का ये तरीका नहीं लिखा हुआ। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 58(2)(b) के बाद ये तरीका इख्तियार किया गया है प्राइम मिनिस्टर को भेजने का। पहले कभी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह नायल करार नहीं दिया गया, तब से 58(2)(b) खत्म हुई है, उस वक्त से ये एक नया तरीका निकाल लिया गया और अदलिया के हाथ में ये खिलौना हाथ आ गया। मेरा ख्याल है कि ये टोटली गलत है, चाहे वो इमरान खान को नायल करार दें, चाहे वो नवाज शरीफ को नायल करार दें, चाहे यूसुफ रजा गिलानी को, ये सारे गलत फैसले हैं। ये अवामी सर उसका इस्तेमाल जिस तरह से, साफी साहब आपकी इसके ऊपर राय चाहूंगी, बड़ी दिलचस्प पॉइंट है, उसका इस्तेमाल कवानीन का जिस तरह से हो रहा है हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दयानत, सद्दाकत, अमानत ये पैमाना नहीं होना चाहिए सियासतदानों को नापने का और उनकी अहलियत को जांचने का? नहीं, मैं तो सुहेल साहब जैसे उस्तादों से सीखने के बाद मैंने 2012 में इन पे कालमों की एक सीरीज लिखी थी और उसमें मैंने ये लिखा था कि ये जो आइन के 2 दफ़ात है ये न सिर्फ ये कि जमहूरियत के रूह के मनाफी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मजमूई रूह के मनाफी है, बल्कि ये इस्लाम के भी मनाफी है। यानी इन 2 दफ़ात में सारा सहारा मज़हब का और इस्लाम का लिया गया है, लेकिन मैं इसको खिलाफ इस्लाम भी समझता हूँ, खिलाफ शरीयत भी समझता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। वजह उसकी ये है कि इसमें अल्लाह ताला के बाज़ चीज़ें जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ख़ास हो सकती है वो इख्तियार इंसान को दिया गया है। मसलन कौन तक़वादार है और कौन मुत्तकी है और कौन नहीं है, ये अल्लाह के सिवा दुनिया का कोई बंदा ये फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ही दिलों का हाल जानता है। दूसरा, सादिक और अमीन का टाइटल ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की एक हस्ती को दिया गया है और उनको जजता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसमें अजीब तमाशा ये है कि जब इसको आइन से निकालने की कोशिश की जा रही थी तो खुद इमरान खान साहब इस पे डट गए थे मजहबी जमातों के साथ और वो कहते थे कि बेशक मैं भी ज़िद में आऊँ लेकिन इसको ना निकाले। अच्छा, उस रोज़ इस पे तनकीद करते हुए भी उन्होंने इस आर्टिकल का सहारा लिया कि जो कहते हैं कि जी मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है। भाई कौन होता है सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन का? अल्लाह के सिवा कोई किसी को सादिक और अमीन करार नहीं दे सकता। तो मैं तो कहता हूँ कि इन दोनों दफ़ात को न सिर्फ सुहेल साहब की राय से 100% इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि इनको आइन से निकाल देना चाहिए। जो इंसान का इख्तियार है, जजेस भी इंसान होते हैं, वो इंसानों को देना चाहिए। जो अल्लाह के मामलात है वो अल्लाह के सपुर्द रहने चाहिए। और बेहतर तरीका ये होगा कि अब चूँकि 2 के ख़िलाफ़ तो तलवार चल चुकी है और तीसरे के ख़िलाफ़ चलने वाली है, तो हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म के या फर्द के साथ नहीं बदलते। मेरे पास टाइम जरा कम रह गया, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बड़ी दिलचस्प राय है, मैं इसके ऊपर सबकी राय शामिल करूँ। मुझे रीमा और भट्टी साहब का इसके ऊपर मौक़िफ़ शामिल करने का वक्त दीजिएगा। रीमा पहले आप बोलिए, फिर मैं भट्टी साहब को वक्त देती हूँ। अलीना, हमने शो में आर्टिकल 63 पे बहुत तनकीद की है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। आर्टिकल 63 खास तौर पे उसमें तो ये भी है, अगर आपको किसी अदालत ने कन्विक्ट कर दिया है कि आप जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक मुख्तलिफ तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है, वो बहुत स्पेसिफिक है, उसमें मॉरल, सब्जेक्टिव, रिलीजियस डिटर्मिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फैसल वाडा को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई भी किया गया, वो गलत है, वो सादिक अमीन वाले प्रोविजन के तहत किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी डुअल नेशनैलिटी डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए उन्हें आर्टिकल 63 के तहत डी-सीट भी किया गया। ये सब एक बराबर नहीं है। अगर ये आर्टिकल 63(1)(c जिसके तहत इमरान खान साहब को अभी डी-सीट किया गया है, ये कहता है अगर किसी और कानून के तहत आप नाअहल हैं तो इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेरेशन दे सकता है। अब अगर वो कोई और कानून, नैब का कानून है फॉर एग्जांपल, उसमें आपको सजा हुई है और आप डिस्क्वालिफाइड हैं,
इसको आप आर्टिकल 62 से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब हम 62, 63 की तनकीद करते हैं तो देख लीजिए कि उसमें प्रोविजन कहती क्या है, आपको नाअहल किस लिए किया जाता है। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत से और ममालिक में भी हैं जो सब्जेक्टिव, मॉरलिस्टिक या रिलीजियस उनकी बेसिस नहीं है, जैसे नेशनैलिटी, जैसे आपकी उम्र, जैसे किसी अदालत से सजा, कन्विक्शन किसी जुर्म के लिए। तो इनको सबको एक बराबर नहीं समझना चाहिए। कुछ में सिर्फ डी-सीटिंग है, नहीं करना चाहिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या ये एक बराबर है? बिल्कुल नहीं है। और अभी इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 20 सीट हुए हैं, वो भी अपील का मौका है और वो असेंबली वैसे भी नहीं जाते। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, ये सोहेल वड़ैच साहब की इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि जजेस को भी लाया जाए। जज किसी के खिलाफ रेफरेंस जाता है, हमारी ममता जाग जाती है। जर्नैलों को भी लाया जाए इसमें, ठीक है, मगर सियासतदानों को क्यों निकाला जाए? वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारे मुल्क, हमारे तकदीर उनके हाथ में होती है। तो या तो ये रहनी चाहिए, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर तरमीम करें कि ग्रेड 16 से ऊपर के किसी सियासतदान, किसी ओहदेदार को नहीं पूछा जाएगा, वो स्याह करे सफ़ेद करे। ये रहनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। और अगर कोई फंस जाता है तो उसको वक्त, ये तो मुअज़्ज़म मुआशरों में तो खुद छोड़ जाते हैं। अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगे, ये छोड़ते ही नहीं है, ज्यों चिमटी हुई हैं। लिहाजा इनको किसी न किसी तरीके से तो निकालना चाहिए। अच्छा।